नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश को नहीं मिली माल्यार्पण की अनुमति। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर करना चाहते थे माल्यार्पण। एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं दी अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करना चाहते थे माल्यार्पण। एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं दी अनुमति। एलडीए ने सपा अध्यक्ष को नहीं दी अनुमति। जेपीएनआईसी के मेन गेट पर लगाया गया ताला। गेट पर लगाया गया भारी पुलिस फोर्स। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करना चाहते थे माल्यार्पण। जेपीएनआईसी के मेन गेट पर लगाया गया ताला। अखिलेश को नहीं मिली माल्यार्पण की अनुमति। गेट पर लगाया गया भारी पुलिस फोर्स। अखिलेश को नहीं मिली माल्यार्पण की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी गई, तस्वीरें भी अब देख पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अब किया जा रहा है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस अवसर पर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जो अखिलेश यादव के सरकार में बना हुआ था गोमती नगर में, उसमें जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। और हर बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम जो है उनकी जयंती पर किया जाता है। और समाजवादी पार्टी का ऐसा दावा है कि इसको लेकर पहले ही एलडीए को जो है वो चिट्ठी लिखी गई थी कि ऐसा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर उनसे अनुमति मांगी गई थी। लेकिन राजनीतिक मंशा के चलते एलडीए ने जो है वो कह सकते हैं कि ये आरोप है समाजवादी पार्टी का कि उसने उनको वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी है और उसके एवज में वहां पर ताला लगा दिया गया। गेट पर बड़े बड़े जो टीम्स हैं उनको रख दिया गया और वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव को वहां पर जाने की अनुमति नहीं मिली। बड़ी संख्या में चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है उसको भी वहां पर तैनात किया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इस तरीके के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं इससे जनता के बीच में भी जो है वो आक्रोश पैदा हो रहा है। जयप्रकाश नारायण जो आजादी के जिन्होंने शुरुआत करी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उनके विचारधारा को लगातार अमली जामा पहनाते हुए उस पर अमल करते हुए समाजवादी पार्टी कार्य करती है। और इसीलिए आज ये एक साधारण सा उनका एक कार्यक्रम था जिसमें जाकर वो मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उनको इस तरीके की अनुमति नहीं दी गई। वो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ जो है वो बीजेपी देख रही है और इसीलिए सरकार के कहने पर ये कार्य जो है वो किया गया है और इसीलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जो है वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जी, इसके अलावा जिस तरह से सपा सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या इस पूरे मामले के बाबत एलडीए के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कुछ बयान निकल कर आया है कि आखिर क्यों नहीं दी गई है अनुमति? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जो चिट्ठी का जवाब भी दिया गया है एलडीए की तरफ से और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं होने जा रहा था, एक सामान्य कार्यक्रम होना था, लेकिन उसमें ये अनुमति जो है वो ना देने के पीछे की जो वजह है वो सुरक्षा कारणों का हवाला उसमें दिया गया है। जी, इसके अलावा जिस तरह से हम देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगला स्टेप अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, साथ ही साथ सपा सुप्रीमो के द्वारा क्या होने वाला है? देखिए, साफ तौर पर अभी जिस तरीके से बयान आया है उन्होंने कहा है कि एक लोकतंत्र की हत्या है और कड़े शब्दों में और पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो विरोध करती है। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके की लड़ाइयां लड़ती रही है। बीजेपी के शासन में इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं कि जो प्रदेश और देश के जो महानायक रहे हैं उनकी जयंती को मनाने का जो है वो अधिकार तक नहीं दिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी जी प्रियम, इसके अलावा क्या अब इस कार्यक्रम को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? तमाम जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं कब तक वहां पर रहेंगे, कब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे और क्या ये जो कार्यक्रम है इसका स्थान को अब चेंज करके कहीं और कार्यक्रम करने की योजना बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा? देखिए, अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रम ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जो ये कार्यक्रम था, चूंकि ये जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है,
वो गोमती नगर में बनाया गया है, एक बड़ा सेंटर था, उसके अंदर उनकी मूर्ति लगी, तो वहां पर ये माल्यार्पण करने की जो योजना थी वो समाजवादी पार्टी की थी। फिलहाल उसको परमिशन ना मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो कम हो चुकी है। पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है और वहां जाने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपीएनआईसी पहुंचे थे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया वहां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर एक बार फिर बोलते हुए कहा है कि हमने देश भर में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई है और इसे जारी किया है, क्योंकि आज के जमाने में विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया, और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल, अब सब लोगों को जो भी किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, हर एक परिवार का जिसमें सभी जातियों का है, वो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा, सब एमएलए से को भी दे दिया जाएगा। एक एक चीज को जो जानेंगे तो हाउस में हम लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग, तो सब एक एक काम। अरे भाई आप चिंता मत करिए, एक बार सभी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है, जो कुछ भी करना है सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ पूछिए हमसे। शहडोल में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और मैंने कहा भैया ये जो पूरा बजट है इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, ये बता दीजिए। ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है भाई और बहनों,
100 में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते भाइयों बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों में यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी है। कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल तक के लिए बैन लगाया था। वहीं गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जितन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। हाइपोथेटिकल बात है। हम जब से एनडीए में आए हैं तब से इसके पहले जो गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी और उसमें मुलाकात जरूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। तो बात हुई है कि दशहरा के बाद सब लोग यहाँ प्रवास में आवेंगे, उसी समय सारी बात होगी। और आज जो हम जा रहे हैं विशुद्ध रूप में अपना व्यक्तिगत बात के लिए जा रहे हैं। हमारा आँख का ऑपरेशन होगा, कल हम एम्स में भर्ती होंगे, तो 12 तारीख को हमारा ऑपरेशन होगा, 13 को शायद हम निकल पाएंगे। और उसी हमारी बेटी है, उसको खांसी हो गई है। यहाँ कई एक डॉक्टर देखे हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बात हो रही है, तो वो भी जा रही है। तो इस बार हम कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य के कारणों से जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, जिससे रोजगार कम हो रहा है। तो आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है। अब यहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहाँ रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करना है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने केटीवी भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च करते हुए संबोधित किया। इस दौरान उनका कहना है कि लोगों को कहां से पता चले कि देश में क्या हुआ है। ये एक अनोखी कोशिश है। इसे 12 भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में बनाया गया है ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी दी जा सके। जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत और भारतीय के ताने बाने में बुनी इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे देश का गौरवगान और हमारे नायकों की पर अभिमान की छाप है। इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से
हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और उन नायकों के जीवन पर और उनकी उपलब्धियों पर एक ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुंजाल जी, इसमें 30% पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। आज भारत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबलीज में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी सेवाएं दे सकें, मैं कहता हूं इस भारत की महान भूमि में भारत की बेटियों ने तब से अपना योगदान दिया जब से हम स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें भी और इस सीरीज में भी 30% महिलाओं को स्थान दिया गया, ऐसे नायकों को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। 2024 के चुनावी युद्ध में बीजेपी ने अपने तरकश से तीर निकाले शुरू कर दिए हैं और इन तीरों का निशाना उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जीत है, जिसके लिए बीजेपी ने एक साथ कई रणनीतियों का फॉर्मूला तैयार किया है। जहां एक तरफ तो दिग्गज चेहरों से लेकर फिल्मी सितारे यूपी में कमल की कमान संभालेंगे, तो वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी इस नई फौज में योगी सरकार के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चुनावी सेना का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी मोड में अव्वल रहने वाली बीजेपी इस बार भी अपने हथियारों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसके तहत अब यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लिए बीजेपी एक बार फिर रणनीति पर कसरत में जुट गई है। बीजेपी का मेन फोकस इस बार 2019 में हारी बाजी को जीत में पलटना है, जिसके लिए 2019 में बीजेपी के हाथ से निकल गई 14 सीटों पर अब दिग्गज चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी पार्टी के द्वारा पूरी की जा चुकी है और इन चेहरों में बीजेपी के मंत्रियों से लेकर फिल्मी सितारों के साथ ही पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों की एक चुनावी फौज युद्ध में बीजेपी की ओर से कमान संभालने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का। जो 14 सीटें हमारे पास नहीं हैं वो किस वजह से नहीं हैं, इस पर भी एक मंथन किया जा रहा है और ये प्रयास है कि हम 80 में से 80 कैसे जीतें। और कोई भी राजनीतिक दल ये प्रयास रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीते, तो वही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का भी है। का सूर्यास्त करना जनता ने प्रारंभ कर दिया है, पहले कर्नाटक में, फिर हिमाचल में और अब देख रहे हैं घोषी में जनता ने इनका सूर्यास्त करने का काम करा है, क्योंकि जनता याद कर पा रही है 2014 का वो घोषणा पत्र जो इन्होंने जनता से वादे करे थे, 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख अकाउंट में, किसानों की आय दोगुनी की, महिला की सुरक्षा की, ये सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है और अपने व्यापारी मित्रों को लाभ के अलावा ये जनता को सड़क पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में करा है और अब जनता बिल्कुल तैयार बैठी है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने। नई खबर ये भी है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है। आने वाले नवरात्र के दिनों में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। हालांकि ये विस्तार बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनके साथ ही हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान की ताजपोशी की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह के सियासी भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक खासी भागदौड़ की है। वहीं खबरें ये भी हैं कि यूपी प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में शामिल है। वो मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के नाम की चर्चा इटावा लोकसभा सीट को लेकर है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम फिरोजाबाद से, तो मथुरा सीट पर एक विधायक का नाम चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश मॉडल ने भी कई सांसदों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की मंशा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, जिसके लिए खाद पानी तैयार किया जा रहा है। साथ ही नए योद्धाओं पर जिम्मेदारी है कि इस बार इन सभी 14 सीटों पर कमल खिले, जिसके लिए पार्टी आलाकमान से लेकर
कार्यकर्ता तक सभी कमर कस चुके हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी के सितारे और दिग्गज चेहरे क्या राजनीति के आसमान में बीजेपी के सितारे बुलंद कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए अब बात करते हैं नल जल योजना की, वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को पहुंच रहा है लाभ। आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां की आवाम कैसे ले रही है इस योजना का लाभ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। प्रदेश की जनता की प्यास बुझाने के लिए योगी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी के हर जिले में योजना का लाभ मिले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में भी योजना के तहत शुद्ध और स्वच्छ जल लोगों के घरों तक नल से पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जाति देखकर भेदभाव नहीं किया जा रहा। यकीनन योजना के लाभ से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंच रहा है और जनता खुश है। कल तो तमाम किल्लत होती थी, उससे निजात मिल गई। बहुत बेहतरीन पानी मिल रहा और समय के हिसाब से आ रहा। बहुत फर्क है, पहले से अब बेहतर है। पानी अच्छा मिल रहा, पहले परेशानी थी बहुत, पानी भर रहता था, पानी नहीं भरता। पानी अच्छा रहा, पीने में जो है सही है, टेस्ट है, प्रेशर भी सही है और पानी का जो टेस्ट है वो भी सही है। नहीं वो सही है, अब कोई परेशानी नहीं है, पानी टाइम पे आ रहा है। जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भर नहीं है, बल्कि इस योजना के जरिए सामाजिक सुधार की ओर भी बढ़ रहे कदम संकेत दे रहे हैं कि योजना आवाम की जिंदगी पर किस कदर असर डाल रही है। यकीनन इस योजना की कामयाबी नए आयाम गढ़ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।